हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदल कॉमर्स लर्निंग। और जो आज हमारा टॉपिक होएगा दैट इज मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। और इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट and its exceptions. So start with the meaning of consideration. So फ्रेंड्स, जो आपकी जो डेफिनेशन है कंसिडरेशन की वो कौन सा सेक्शन है, वो दी हुई है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर। इसमें क्या होगा, जो डेफिनेशन है थोड़ी टिपिकल है बट आपने अच्छे से इसको याद करना है। इसमें क्या होगा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अगर प्रोमिसर की इच्छा पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी जिसको हम ऑफर दे रहे हैं या और एनी अदर पर्सन हैज डू और abstain फ्रॉम डूइंग और डज और abstains फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। या तो इसमें कोई पर्सन ने हमारे लिए काम किया है या हमारे कहने पे नहीं किया है, या कर रहा है या हमारे कहने पे नहीं कर रहा है, या किया था या करेगा या नहीं करेगा। मतलब इसको तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। किसने हमारे लिए काम किया था, ये मेरे कहने पे नहीं किया था, या मेरे कहने पे कर रहा है या मेरे कहने पे नहीं कर रहा है, या मेरे कहने पे करेगा या मेरे कहने पे नहीं करेगा। और वो अपनी कंसेंट मुझे देता है उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। ये आपकी डेफिनेशन है, थोड़ी टिपिकल जरूर है बट आपने एक बार चेक करनी है। उसके बाद एक सिंपल सा जो कंसेप्ट है, कंसिडरेशन क्या है, एक अमाउंट है, एक प्राइस है जिसके थ्रू आप दूसरी पार्टी का प्रॉमिस क्या कर लेते हो, बाय कर लेते हो कि तूने मेरे लिए ये काम करना है। ठीक है जी। कंसिडरेशन सिंपली एक प्राइस है जिससे हम दूसरी पार्टी का प्रॉमिस क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं या बाय कर लेते हैं। सो इसके अंदर जो डेफिनेशन है और सिंपल सी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम चलेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। क्या होगा इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, फर्स्ट कौन सा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो भी कंसिडरेशन है वैलिड तभी होगी अगर वो किसकी कंसिडरेशन पे मूव करेगी, प्रोमिसर की। ठीक है, जैसे इसमें एक फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। इसमें क्या था, दो पार्टीज थी, दुर्गा प्रसाद और बालदेव। दुर्गा प्रसाद जो होगा वो एक पर्सन था जिसने एक शॉप बालदेव से किराए पे ली थी, रेंट पे ली थी। एक दिन क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो था उसने एक मार्केट में विजिट किया जो मार्केट बालदेव की थी। ठीक है जी। और जब उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वहां पे विजिट किया तो देखा कि वो मार्केट की कंडीशन बड़ी बुरी तरह हो चुकी है, किसी भी टाइम पे कोई इंसिडेंट हैपन हो सकता है बल्कि मार्केट गिर भी सकती है। तो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बालदेव को कहा, भाई तू ये वाली मार्केट दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवा। तो बालदेव ने उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे वो मार्केट कंस्ट्रक्ट करवाई। और वहां पे एक किराएदार था दुर्गा प्रसाद। और दुर्गा प्रसाद ने उसकी जो शॉप थी वो किराए पे ली बालदेव से, और उसको कहा, भाई जो दुर्गा प्रसाद ने बालदेव से कहा कि वो जितना भी आर्टिकल गुड्स अपने दुकान पे सेल करेगा, अपनी शॉप पे सेल करेगा, तो उसकी कुछ कमीशन वो बालदेव को पे करेगा। तो दुर्गा प्रसाद ने थोड़े टाइम वो कमीशन दी बालदेव को, पर उसके बाद दुर्गा प्रसाद ने वो कमीशन देने से मना कर दिया। और बालदेव कहाँ पे चला गया, कोर्ट में चला गया। तो उसने ये कहा, भाई दुर्गा प्रसाद ने मुझे प्रॉमिस किया था सच सच कमीशन देने के लिए बट वो अभी पे नहीं कर रहा। तो कोर्ट ने जब सारा मैटर चेक किया तो ये कहा गया कि दुर्गा प्रसाद तो अपनी मर्जी से कमीशन दे रहा था। और वैसे भी जो मार्केट कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है वो बालदेव ने दुर्गा प्रसाद के कहने से नहीं करवाई, वो किसके कहने से करवाई है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा था बालदेव को वो मार्केट दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दुर्गा प्रसाद ने नहीं कहा था। तो दुर्गा प्रसाद की जब तक मर्जी है वो कमीशन दे रहा था, ठीक है। बट अब उसकी मर्जी नहीं है, वो नहीं देगा, बिकॉज दुर्गा प्रसाद जो कमीशन दे रहा है बालदेव को, उसके बदले में वो बालदेव से कुछ भी इन रिटर्न नहीं ले रहा। तो कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब ही क्या है, समथिंग इज इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है जो हम कुछ अगर किसी के लिए करेंगे तो बदले में कुछ लेना भी है। तो इसके अंदर दुर्गा प्रसाद ने कमीशन बंद कर दी। तो उस
पे उसका कोई मैटर अराइज नहीं हुआ, तो दुर्गा प्रसाद जब तक कमीशन देना चाहता था वो देगा, जब नहीं देना चाहता वो नहीं पे करेगा। इट इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि वो बालदेव से इन रिटर्न कुछ भी नहीं ले रहा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में मूव एट फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो वैसे तो कंसिडरेशन उन दो लोगों के बीच में होगी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट कई बार कंसिडरेशन में मूव टू एनी अदर पर्सन हु इज बेनिफिशियरी इन द कॉन्ट्रैक्ट, वहां तक की भी मूव कर सकती है। इसके अंदर एक केस है चनैया वर्सेस रमैया का। इसमें क्या था, एक ओल्ड लेडी थी, लक्ष्मी रानी नाम था उसका। तो जो लक्ष्मी रानी थी, तो उसकी जो डॉटर थी वो थी रमैया। कौन थी? रमैया। तो क्या हुआ, लक्ष्मी रानी ने अपनी डॉटर रमैया से कहा कि भाई मैं वो अपनी डॉटर को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगी, बट एक कंडीशन पे कि जो रमैया है वो हर एक साल कुछ एन्युटी किसको पे करेगी? चनैया, अपने मटेरियल अंकल, चनैया था उसका मामा, मतलब मटेरियल अंकल, कि चनैया को पे करेगी। इस कंडीशन पे लक्ष्मी रानी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया को मूव कर दी, ट्रांसफर कर दी, ये कहने पे कि वो अपने मटेरियल अंकल चनैया को एन्युटी कुछ ना कुछ पे करेगी। ठीक है, तो रमैया ने कुछ टाइम तक तो वो पेमेंट की, बट उसके बाद उसने वो पेमेंट करनी क्या कर दी? बंद कर दी। तो एग्रीमेंट तो चाहे लक्ष्मी रानी और किसके अंदर था? रमैया के अंदर, बट उसके अंदर बेनिफिशियरी कौन था? चनैया। कौन था बेनिफिशियरी? चनैया। तो चनैया चला गया कोर्ट में, तो उसकी जो कंपेंसेशन बनती थी रमैया को वो पे करनी पड़ी थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लक्ष्मी रानी और रमैया के बीच में था, बट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी कौन था? चनैया। तो रमैया को वो कंपेंसेशन पे करनी पड़ी अपने मटेरियल अंकल चनैया को। तो कंसिडरेशन में मूव प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन तक भी मूव कर सकती है जब थर्ड पार्टी को बीच में क्या हो, कुछ बेनिफिट भी हो। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, और जो फ्यूचर भी हो सकती है। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने पुराने टाइम पे काम किया था, उसकी जो एक तरह से पेंशन है वो आ रही है, इट इज पास कंसिडरेशन। या आपने मुझे पुराने टाइम पे फर्नीचर सेल किया था, उसकी पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ, इट इज पास कंसिडरेशन। प्रेजेंट मैं आपको आज फर्नीचर दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर, इन आने वाले टाइम पे मैं आपको फर्नीचर सप्लाई करूंगा, आप उसके बदले में मुझे पेमेंट दोगे। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी तरह से हो सकती है, दैट इज परफेक्टली वैलिड। नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। एडुकेट का मतलब ये होएगा, कोई जरूरी नहीं है कंसिडरेशन बिल्कुल इक्वल अमाउंट की होएगी। आप चाहे अपनी 10 लाख की चीज किसी को 1 लाख में भी दे सकते हो, इट इज परफेक्टली वैलिड। बट जब भी कोई पार्टी 10 लाख की चीज उससे कम वैल्यू, मतलब 1 लाख पे दूसरे को दे रही है, तो इसमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री है ना। ऐसे ना हो ए ने बी को अपने 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में दे दी, बट बी ने बाय थ्रेट बाय फोर्स ए को मजबूर किया कि ये तू चीज मुझे 1 लाख में दे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए? फ्री। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सो कंसिडरेशन नो नीड टू बी एडुकेट, समटाइम्स वी कैन सप्लाई अवर गुड्स एट अ लेस प्राइस, जितने भी कर सकते हो, जैसे आप लेस प्राइस पे भी सप्लाई कर सकते हो, 10 लाख की चीज चाहे आप 1 लाख में सप्लाई कर दो, दैट इज परफेक्टली वैलिड। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन ऐसी हो जो लॉ की आईज में पॉसिबल टू परफॉर्म हो। ठीक है जी, जैसे ए ने बी को कहा कि मैं तेरे ब्रदर को जिसकी डेथ हो चुकी है उसको मैजिक से जिंदा कर दूंगा। चाहे ये पॉसिबल है चाहे नहीं, हमें नहीं पता, बट लॉ की आइज में इस चीज की कोई वैलिडिटी या उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल वो होएगी, इट मस्ट बी रियल टू परफॉर्म इन रियल लाइफ। ठीक है जी, जिसकी लॉ की आइज में कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए
और कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी लॉ की आइज में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कभी कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो ए ने बी को कहा तू जाके सी का मर्डर कर दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। दिस इज रॉन्ग, फॉरबिडन बाय लॉ या इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। It must be the main objective of consideration must be lawful. It is not forbidden by law or not against the Indian Penal Code या कोई fraudulent nature की fraud nature की नहीं होनी चाहिए आपकी consideration. It must be lawful होनी चाहिए, ठीक है जी, it must be lawful. Next, consideration must be something which is promiser is not already bound to do. Consideration ऐसी होनी चाहिए जो पहले ही किसी की ड्यूटी ना बनती हो। मान के चलो ए के घर चोरी हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई और ए ने उस पुलिस ऑफिसर को कहा भाई आप मेरे केस की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, मैं आपको 10,000 रुपीज पे करूंगा। तो ये क्या वैलिड कंसिडरेशन है? नो। यार पुलिस ऑफिसर की तो पहली ड्यूटी बनती है, उसने उस केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है और उस पर्सन को उसकी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए आप कितने पैसे दे रहे हो? 10,000। सो इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे बंदे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाय लॉ, लीगल ड्यूटी बनती है या जनरल लॉ के अंदर उसकी पहली वो ड्यूटी बनती थी, उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए उसको आप पैसे दे रहे हो। This is wrong. So consideration must be something which is promiser is not already bound to do. So this is the meaning of consideration and essential elements of a valid consideration. So next part है exceptions the rule no consideration no contract। वैसे तो हम ये कहते हैं कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, बट समटाइम्स विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉफुल होएगा। जनरल रूल तो यही है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट एक सेक्शन 25 के अंदर, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, यही कहते हैं। बट सम एक्सेप्शंस हैं, कई बार विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड। तो उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। तो एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब भी आपका कोई एग्रीमेंट किसके ऊपर बेस होगा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उस केस में विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? लीगल। जैसे एक फादर ने अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो कर सकता है, उसमें कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी देनी है, उसमें भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट समटाइम्स कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिटन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, दो पार्टीज के बीच में कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, जैसे फादर एंड सन, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड डॉटर। टू पार्टीज के अंदर कोई नियर रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशनशिप या नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वही हम कह रहे हैं, फादर एंड सन हो गया या हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, फादर एंड डॉटर हो गया। तो इस केस में विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड। क्लियर है जी। दूसरा है कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। देखो अगर कोई पर्सन वॉलंटरी सर्विसेज किसी को देगा अपनी मर्जी से, तो हम उसके लिए कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। मान के चलो ए और बी दो नेबर थे। ए का बेटा था, वो घर पे रहता था। जब ए जॉब पे चला जाता था तो उसका जो नेबर बी था उसके बिना कहे उसके बेटे का ख्याल रखता था अपनी मर्जी से। तो आफ्टर सम टाइम क्या बी ए के पास पैसे लेने के लिए आ जाएगा, भाई मैंने आपके बेटे का ख्याल रखा, मुझे पेमेंट दो? नो। सो दिस इज अ एक्ट परफॉर्म्ड बाय बी, वॉलंटरी अपनी मर्जी से किया। जब आप किसी के लिए वॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, यू कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम दैट पर्सन। बट ए को बाद में पता चला कि बी ने मेरे बेटे का ख्याल रखा, तो ए ने उसको प्रॉमिस कर दिया बी को
थैंक्स करने के लिए कि मैं तुझे इतनी कंपेंसेशन पे करूंगा, पर रिटर्न में कंपेंसेशन पे करूंगा लिख के दे दिया। सो इन दैट केस ए इज लायबल टू पे द कंपेंसेशन टू बी फॉर देयर वॉलंटरी सर्विसेज। अब ए पीछे नहीं हट सकता। A person who has voluntarily done something in the past for the promiser, काम किया उसने and promiser must promise to compensate, और A ने compensate करने के लिए उसको promise कर दिया in return, तो ये एक valid contract बन गया और valid consideration बन गई। अब A को payment देनी पड़ेगी। Next, agreement to pay time bar debt। जैसे टाइम बार डेट है, प्रॉमिस मेड अ पे टाइम बाय डेट मस्ट बी कंसीडर एज अ वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, मान लो वैसे जो टाइम होता है किसी से पेमेंट रिकवर करने का वो 3 साल का बाउंड होता है। कितने साल का? 3 इयर्स। मान लो मैंने आपसे पेमेंट लेनी थी और मैंने आपको 3 साल तक पेमेंट नहीं ली, मुझे लगा ठीक है आपके पास नहीं है, तो मैंने अपने पेमेंट लेने का राइट छोड़ दिया। 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद सारा कुछ नील हो गया, पर आफ्टर 4th ईयर तो आपको लगा कि मैंने आपसे पेमेंट लेनी थी, मैंने आपसे पेमेंट लेने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं की, बट आज आप फाइनेंशियली साउंड हो, तो आपने मुझे कहा कि सर मैंने आपकी पेमेंट देनी थी, उस टाइम मेरे पास कुछ फंड्स की शॉर्टेज थी, तो आपने मुझे कोई भी मजबूर भी नहीं किया, पर आज मेरी ये कैपेसिटी है, मैं आपकी पेमेंट देने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप मुझे लिख के दे रहे हो, रिटर्न में लिख के दे दो। तो वो आपने मुझे प्रॉमिस रिटर्न में लिख के दे दिया कि मैं आपकी पेमेंट करूंगा। आज के टाइम में आपको कुछ सप्लाई तो नहीं कर रहा, बट आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो फॉर द पेमेंट, जो मेरी पुरानी पेमेंट थी जो खत्म हो चुकी है आफ्टर 3 इयर्स, और साइंड करके आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया बाय रिटर्न। ठीक है जी। तो अब इसके बदले में आपको मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी जो मेरी बनती है। ठीक है। अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो इन दिस केस विदाउट कंसिडरेशन, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, बट आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो फॉर पेमेंट, तो ये भी एक तरह से परफेक्टली वैलिड है। गिफ्ट। अगर आपने कोई भी किसी को गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट के लिए कभी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। गिफ्ट के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन इज परफेक्टली वैलिड। If a person by writing and registered document given some property to another under the provisions of the Transfer of Property Act, then he afterward cannot demand that property on ground, तो हम वापस नहीं ले सकते। मैंने आपको कोई गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी और सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए किसके? प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के। और उसके बाद अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एज अ गिफ्ट, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तब आप कोई भी गिफ्ट दोगे तो विदाउट कंसिडरेशन इट इज परफेक्टली वैलिड। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हो, द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जिसको आपने गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, बाद में आप इस ग्राउंड पे वापस नहीं ले सकते कि ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। नहीं। सो इन दैट केस, गिफ्ट के केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। लास्ट, एजेंसी। अगर एजेंसी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस में हूँ, तो मेरा छोटा ब्रदर आके मेरे साथ बैठ गया, तो मुझे कहीं काम जाना पड़ गया, तो मैंने अपने छोटे ब्रदर को वहां पे बिठा दिया, भाई कोई भी डीलिंग होगी तू चेक कर लेना थोड़ी बहुत। तो एक तरह से जो मेरा ब्रदर है वो मेरा एजेंट है। मैं चाहे उसको कोई भी सैलरी पे नहीं कर रहा, तो वो मेरा एजेंट बन गया, मैं हो गया उसका प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो। सो एजेंसी शुड बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन इज परफेक्टली वैलिड। गारंटी। आपने कोई बैंक में खाता खुलवाना है, आप मेरे पास आए, सर आपका बैंक में कोई अकाउंट है एचडीएफसी में? मैंने कहा हाँ भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा भाई मैंने वहां पे एक अकाउंट खुलवाना है, मुझे गारंटी दिलवानी है। मैं कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं अपनी गारंटी डाल दूंगा। तो जब आप गारंटी डाल रहे हो किसी भी पर्सन की, तो जरूरी नहीं मैं अपने फ्रेंड से पैसे भी लूंगा गारंटी के। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। सो व्हेन यू गिव गारंटी on some behalf, so without consideration it is perfectly valid. And last is remission। रिमीशन होता है
जैसे मैंने आपसे 1000 रुपये लेने हैं, बट आपने कहा सर मेरे पास 900 रुपये हैं, तो प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लो और अपना जो अकाउंट है खत्म करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप 900 दे दो, तो मैंने आपका जो 100 रुपीज है वो माफ कर दिए, तो अपनी फुल सेटलमेंट कर दी मैंने, 100 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आपने मुझे तो पेमेंट दी 900 की, पर मैंने पुराने टाइम पे आपको गुड्स कितने की सप्लाई की थी, 1000 की। मुझे कितनी अमाउंट कम रिसीव हुई, 100। तो 100 का मैंने आपको सामान तो दिया था, बट उसके बदले मैंने उसके पेमेंट नहीं ली, कम ले ली। तो दैट इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, 1000 के बदले में मैंने 900 एक्सेप्ट कर लिए, तो दैट इज परफेक्टली वैलिड। तो ये भी क्या होगी, वैलिड कंसिडरेशन। सो दीज आर सम कंसेप्ट in meaning of consideration, essential elements of valid consideration, and exceptions regarding no consideration and no contract। ये आपका टॉपिक था, बिजनेस लॉ का 3rd चैप्टर है ये आपका। तो प्लीज फ्रेंड्स इसको अच्छे से चेक कर लेना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।